हेलो तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे चैनल है अंडर टू जेड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा फिजिक्स के अंदर यांत्रिकी चैप्टर चल रहा था। तो चलिए, वो सॉरी, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर चल रहा था। तो चलिए अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखो, हमने आपको क्या बता दिया था, तापमान की इकाई बता दी थी, जो यूनिट्स थी। यानी कि तापमान को सेल्सियस में नापा जाता है, यूमेर में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, केल्विन में नापा जाता है। इनके बता दी थी हमने आपको, ठीक है। और ये भी बता दिया था हमने कि जो है किसके साथ कौन सी यूनिट्स लेनी होती है। यानी कि जो फॉर्मूला बताया था हमने, सी बटे 100 इज इक्वल टू F-32/180, जो है R के -273 बटे में कितना 80, वो सॉरी 100 बराबर होता है R/80 के, ये बताया था। और जब ये बताया था तो हमने आपको ये भी बता चुके थे कि कौन सी जो है जब हम डिग्री सेल्सियस से र्यूमर में बदलते हैं और र्यूमर से जो है डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं तो कौन सी यूनिट लेनी है। तो चलिए उन्हीं तीनों यूनिट्स को देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एकदम जो है पॉइंट टू पॉइंट जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एक बार। देखो, जल का टेम्परेचर पूछ लेता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है जल जमता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है फ्रीज हो जाता है। जो यानी कि हम बर्फ जमाते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। देखो, जो अभी हम आयतन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम आयतन की बात करेंगे तो दो टेम्परेचर होंगे, एक 4 डिग्री सेल्सियस और एक 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने फ्रीज होने की बात की, संपूर्ण फ्रीज हो जाता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आगे इसी चैप्टर के अंदर जब हम प्रसार वगैरह पढ़ेंगे उसके बाद जो आएगा, जहाँ पर हम आपको घनत्व के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा जल का घनत्व किस पर टेम्परेचर पर अधिकतम होता है वहाँ उसकी बात करने वाले, ठीक है। चलिए देखो आगे देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट में कितने फ़ारेनहाइट पर जल जम जाता है, तो 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। तो केल्विन के अंदर जो ये टेम्परेचर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ले लो या 273 केल्विन ले लो, तो ये क्या होता है जी, ये माइनस है, यहाँ माइनस का 273 केल्विन होगा। ये 273 केल्विन नहीं, माइनस का 273 केल्विन होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और एक बात और, ये जो माइनस का 273 केल्विन है ना, इससे नीचे किसी भी टेम्परेचर को नहीं माना जाता। यानी कि इसी को हम 0 के लगभग मानते हैं, इससे नीचे हम जा नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, कमरे का जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, वो न्यून जो ज़्यादातर जो देखा गया है वो 27 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। इसको ओवरऑल एवरेज लेते हैं हम, ठीक है। फ़ारेनहाइट में होता है ये 80.6 और केल्विन में होता है 300 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आगे नज़र मार लेते हैं। जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और ये फ़ारेनहाइट में पूछा जा चुका है, कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मोस्टली याद रखना इस चीज़ को। और 310 केल्विन किस में होता है, केल्विन वाले पैमाने में होता है किसका, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि हमारी जो बॉडी का तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। देखो, जल का उबलना, अब तक जल का जमना की बात कर रहे थे हम शुरुआत में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबल जाता है। अब आप कहोगे जी कि पहाड़ों पे तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबल जाता है। देखो, इस पर जो ये उबलने की बात है, इस पर जो है दाब का भी इफेक्ट आता है। भाप बनने पर जो इफेक्ट आता है वो दाब का भी आता है, ठीक है। उसको हम आगे बात चर्चा में लेंगे। देखो, 212 फ़ारेनहाइट पर उबलता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट के बराबर 373 क्या होता है, केल्विन होता है। अच्छा, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। देखो, इससे अगला जो टॉपिक आ जाता है, ये आपका पास आ जाता है विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है,
देखो विशिष्ट ऊष्मा को पहले समझ लेते हैं, वास्तव में होती क्या है विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो आपने पानी में से भाप तो उठती हुई सभी ने देखी होगी कि नहीं। अब उस आपने क्या देखा होगा, अगर आप भाप के अंदर हाथ डालते हो तो अधिक जलता है। जो किसकी अपेक्षा अधिक जलता है भाई, तुलना भी तो करनी पड़ती है। तो अगर आप गर्म पानी में हाथ डालो उसमें कम जलेगा, जबकि उसी पानी में से उठती हुई भाप के अंदर अगर आप हाथ डालोगे तो उसकी जो वहाँ जो है आपको ज़्यादा क्षति होगी, आपकी बॉडी में जो है टिश्यू जो है अधिक नष्ट होंगे, जिस वजह से जो है आपका हाथ अधिक जलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि जो हमारी वेपर है यानी कि जो वाष्प है, इसके अंदर जो स्पेसिक हीट है, इसको मैं एस से ही लिखने वाला हूँ खाली। स्पेसिक हीट जो है इसके पास वो अधिकतम है, किसकी अपेक्षा? वाटर की अपेक्षा अधिकतम है स्पेसिक, यानी कि वाटर की स्पेसिक हीट की अपेक्षा क्या है? अधिकतम है। इसकी जो वाटर की जो है न्यूनतम होती है, जो वेपर की अपेक्षा स्पेसिक हीट। ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी हीट है जो हमें नष्ट कर रही, वो हमारे जो हाथ को जो है क्षति पहुंचा रही है कि नहीं। उसी को बोला गया स्पेसिक हीट, यानी कि जो कोई वस्तु अपने अंदर अलग से जो है ऊर्जा की मात्रा को रखती है, वही स्पेसिक हीट है, जो रखी गई ऊर्जा की मात्रा है। अब इसको देख लेते हैं परिभाषा क्या कहलाती है। देखो, किसी विशिष्ट पदार्थ किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा यानी कि टेम्परेचर की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के एकांक द्रव्यमान में एकांक वृद्धि करती है, क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, पता चल गया विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। इनके अलग से ऊष्मा रखी हुई होती है, वो जो उसका टेम्परेचर बढ़ाती है उसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अच्छा, इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या? देखो, जो किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा वो प्रोपोर्शनली होती है। किस किस के प्रोपोर्शनली होती है? देखो, ये होती है उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के टेम्परेचर, या थीटा लिख लो या टी लिख लो। ठीक है, इसके समानुपाती होती है। अब जो ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा अगर यहाँ से, तो यहाँ एक नियतांक आएगा जिसको विशिष्ट ऊष्मा नियतांक बोला जाता है, यानी कि Q बराबर हो जाएगा एस एम इंटू डेल्टा टी मान लो या थीटा मान लो। तो यहाँ जो ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ये क्या है? ये स्पेसिक हीट है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा है। तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? देखो, विशिष्ट ऊष्मा बराबर हो जाएगा वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा बटे में वस्तु का द्रव्यमान गुणा टेम्परेचर। कितना ताप परिवर्तन हुआ भाई? ताप की तो मात्रा है, क्योंकि हमने कह दिया था ऊष्मा की वह मात्रा है। ठीक है, पता चल गया। देखो, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है पहले, यानी कि C बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी ले लो या थीटा ले लो, थीटा लिखा हुआ है वैसे यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है। देखो, अब देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये पहले डिग्री सेंटीग्रेड था, अब डिग्री सेंटीग्रेड था, अब जो है डिग्री सेल्सियस, इसको जो है स्टैंडर्ड ने जो है इसके नाम को चेंज करके डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। देखो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, देखो, यदि पदार्थ की 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पता चल गया बात का। चलिए, अब इसके मात्रक भी तो होंगे। जी हाँ, इसके मात्रक भी होते हैं। देखो, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी, कैलोरी में दी जाती है। इसका जो मात्रक होता है ऊष्मा का क्या होता है? कैलोरी होता है। और जो अब देखो, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.50 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैसे? क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी कि S, ये यहाँ C भी लिखा भाई, C
इसको आप सुधार लीजिएगा, वरना पीडीएफ में तो सुधरा हुआ मिल ही जाएगा। देखो जो ये एस है ऊष्मा की मात्रा, इसका मात्रक क्या हो गया कैलोरी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका मात्रक क्या हो गया कैलोरी हो गया। अच्छा बटे में एम, एम का द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम, ठीक है। और जो हमारे पास थीटा बचा, थीटा, थीटा का मात्रक क्या हो गया डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक हो गया, ठीक है। किसका विशिष्ट ऊष्मा का, खाली ऊष्मा का नहीं, ऊष्मा का मात्रक क्या था कैलोरी था, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अच्छा पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। अच्छा आगे देख लेते, देखो अब हमने किसी भी वस्तु को ऊष्मा तो दे दी, अब ऊष्मा वस्तु के अंदर जाने से क्या इफेक्ट वस्तु पर आया, भाई किसी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, ये भौतिक रूप से आए चाहे फिजिकल रूप से आए, चाहे जो है उसकी जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो बढ़ेगा, ये क्षेत्रफल कम होगा बढ़ेगा, ये कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। चलिए उसको समझते, देखो ऊष्मीय प्रसारण यानी कि थर्मल एक्सपेंशन, पहले इस चीज को थोड़ा गहराई से समझते हैं होता क्या है। देखो वास्तव में क्या होता है, मान लिया ये दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल मतलब दो अणु है, अब मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो, वैसे तो ये फर्मी में नापा जाता है लेकिन फर्मी बहुत छोटी दूरी है, भाई ये फर्मी में मापा जाता है, आप इसको याद रखना है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। फर्मी 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं 10⁻⁻15 फर्मी के बराबर होता है, ठीक है। या वो सॉरी 1 फर्मी में 10⁻⁻15 जो है मीटर होते हैं। अब हम मान लेते हैं क्या कि भैया इसके बीच की दूरी 1 फर्मी है, 1 फर्मी है। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको ऊष्मा देनी शुरू कर दी, क्या कर दी ऊष्मा देनी प्रारंभ कर दी, ऊष्मा देने के बाद इसकी क्या होगी, ये जो फर्मी है ना ये और बढ़ जाएगी, 10⁻15 से बढ़ के 10⁻−18 वो सॉरी 10⁻15 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 10⁻−12 हो जाएगी, या इतनी, यानी कि ये अणु जो है हमारे पास ये पहले इस डिस्टेंस पे थे, अब ये काफी डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। अब डिस्टेंस बढ़ी तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी वस्तु के अंदर ये होंगे तो वस्तु क्या करेगी अपने एरिया को एक्सपेंड करेगी, और एरिया को एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, अगर उसका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगी, और एरिया है तो एरिया को एक्सपेंड करेगी, अगर लेंथ है तो लेंथ को एक्सपेंड करेगी, हाइट है तो हाइट को एक्सपेंड करेगी। अब आपको ये तो पता चल गया जो है ये ऊष्मीय प्रसार होता क्यों है, ठीक है। अब आगे पता कर लेते हैं, देखते हैं ऊष्मीय प्रसार की परिभाषा क्या कहती है। देखो सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन के अंदर 3 चीजें कैलकुलेट होती, क्या क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था जब हम किसी मॉलिक्यूल को, भाई लेंथ और ब्रेथ इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ही तो जुड़े हुए होंगे आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू। अब जब हमने उनको हीट दे करके उनकी डिस्टेंस बढ़ा दी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये तीनों बढ़ेगी, ये तीनों बढ़ने का मतलब है उसके जो पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि देखो ऊष्मा देने पर आयतन बढ़ता है क्योंकि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, पानी का एग्जाम्पल क्यों है, देखो अभी हमने आपको बताया था जब हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहे थे या 0 डिग्री सेल्सियस बता रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था इसके जो पानी के अंदर 2 टेम्परेचर होने वाले हैं, देखो हो गए, एक 0 हो गया एक 4 हो गया। ये क्या होता है, ये पानी क्या करता है, देखो पानी एक अलग ही रिएक्ट करता है, अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से क्या, अब इसको समझ लेते हैं पानी की प्रकृति को। देखो अगर पानी आपने किसी वॉल्यूम में भर रखा है और इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं ये बर्फ है तो 0 डिग्री सेल्सियस, अब आप इसको गर्म ऊष्मा देनी शुरू करते हो तो क्या होगा, ये पिघलनी शुरू होगी, भाई बर्फ पिघलनी शुरू होगी कि नहीं, क्योंकि इसे बाहर से टेम्परेचर ऊष्मा मिल रही है।
अब उसमें मिलने का कारण देखो, एक बात मुझे बताओ, अब ये जो इतना 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, इस पूरे के पूरे लिक्विड का टेम्परेचर, इतना क्या होगा, ये अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं करेगा बल्कि कम करेगा। ये पानी की, इसीलिए जो है पानी का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ये जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब बर्फ से पानी बनता है ना, तो ये जो है अपने आयतन को कमी करता है, एक्सपेंड नहीं करता। ठीक है, पता चल गया 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है। अच्छा, अगर बात पानी से बर्फ बनने की आ जाए, भाई हमने बर्फ से पानी तो बना लिया, लेकिन बर्फ से पानी, वो सॉरी, पानी से बर्फ भी तो बन सकती है। तो ये ऐसी सिचुएशन में भी कुछ नहीं करेगा भाई। 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है क्या कर रहा था, 0 4 डिग्री सेल्सियस से जो जितना भी टेम्परेचर रहेगा उतने में अपना वॉल्यूम घटाएगा, और जब ये इसमें आ जाएगा तो ये अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा। आपने देखा भी होगा जब आप पानी से बर्फ बनाते हो तो आप जो ट्रे में या किसी बर्तन में बिल्कुल उसके लेवल तक बर्फ वाटर को करके रखते हो। अब ये क्या करता है, ये शुरुआत में तो जो है इतना ठंडा होगा, इतना 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, जो है आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब जब ये 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे नीचे गिरना शुरू होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब बढ़ेगा, क्योंकि आपने तो फुल्ली लेवल तक जो है क्या कर रखा था, पानी को रखा था। अब जब आयतन इसका बढ़ेगा, वॉल्यूम में इसके चेंजेस होगा, तो जाहिर सी बात है ये बर्तन में भी टाइट होगा और बर्तन से बाहर भी निकलेगा, क्योंकि आपका तो बर्तन ऊपरी लेवल तक भरा हुआ था कि नहीं भाई। देखो, आपने ये कटोरी फ्रीजर के अंदर रख दी पानी से यहाँ तक फिल करके बिल्कुल इस लेवल तक। अब जब ये बर्फ बनेगा तो ये अब वॉल्यूम बढ़ाता है, बर्फ तो बनने पर वॉल्यूम बढ़ाता है अपना। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये बाहर भी तो निकलेगा, और जो बाहर निकलेगा तो ये आपस में इसकी भुजाएं बिल्कुल टाइट हो जाएगी। इसी वजह से जो है बर्फ, बर्फ आपको बाहर कन्नियों पर भी निकला हुआ मिलता है, जमा हुआ, यानी कि पानी बाहर निकल जाता है, जिस वजह से जो है ये अपना एरिया को 0 से 4 डिग्री के बीच इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। दोनों सिचुएशन मैंने बता दी, कौन सी में इंक्रीज करता है, कौन सी में डिक्रीज करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी, पानी का रिएक्ट बता दिया, ऐसे ही सिल्वर आयोडाइड करता है 80 से 140 डिग्री के बीच। ठीक है, आदि का ताप बढ़ाने पर इनका संकुचन होता है। देखो अभी बताया ना, इनका संकुचन, ये संकुचन करते हैं, और जब फिर उल्टा रिएक्ट करते हैं। अगर हम इनको ताप घटाए तो फिर उल्टा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या आता है। इससे आगे आ जाता है, देखो, उष्मित किए जाने पर प्राय सभी गैस बहुत से द्रवों तथा ठोसों में प्रसार होता है। अब देखो, मैं आपको बता चुका हूं पीछे, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में प्रसार होगा, तो जो रेखे प्रसार गुणांक, वो सॉरी, जो एक्सपेंडेबल हो गए, यानी कि जो ये एक्सपेंशन हो गई, ये 3 प्रकार के हो गए। तो चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। देखो, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, इसको देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। देखो, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, इसे अल्फा से दर्शाते हैं। अच्छा, इसको इसको समझ लेते हैं, ये होता क्या है। देखो, जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है यानी कि एल्फा इज इक्वल टू होता है, एल्फा इज इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि, यानी कि डेल्टा एल बटे में लंबाई में वृद्धि बटे में मूल लंबाई गुणा टेम्परेचर में वृद्धि। कितनी, टेम्परेचर में वृद्धि यानी कि ताप वृद्धि। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि एल्फा बराबर हो गया लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई, मूल लंबाई गुणा तापमान में वृद्धि। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यही होता है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, ताप वृद्धि, यानी कि
जो हमारे पास रेखीय प्रसार गुणांक होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है, ये मूल लंबाई नहीं है, ये लंबाई में वृद्धि है, ठीक है। ये नीचे इसके मूल लंबाई है, ये वाली मूल लंबाई नहीं है, ये लंबाई में वृद्धि है। इसको आप सही कर लीजिएगा, वरना पीडीएफ में सही कर दिया जाएगा। देखो, ये मूल लंबाई है और गुणा ताप वृद्धि, ये होता है रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला। अर्थात किसी वस्तु की लेंथ में कितनी लंबाई होगी और कितना डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ाने से होगी, ये उस चीज को डिफाइन करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, इससे आगे जो आ जाता है, ये आता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अब चूंकि क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय का मतलब क्या है? क्षेत्रीय का मतलब है, क्षेत्रीय का मतलब सीधा सीधा सा है क्षेत्रफल से। किससे? क्षेत्रफल से। तो देखो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है, इनकी जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है कोफिशिएंट ऑफ स्फेरिकल एक्सपेंशंस, ठीक है। ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तो जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही हमें कंफर्म हो रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि करेगा। किसमें? क्षेत्रफल में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। देखो, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है उसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से दर्शाते हैं, यानी कि बीटा से दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो बनेगा, बीटा बराबर बन जाएगा, इज इक्वल टू बनेगा क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा तापमान में वृद्धि। ठीक है, यही तो बनेगा, क्योंकि भाई देखो, क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रीय, लंबाई में वृद्धि हो रही है तो लंबाई, यानी कि रेखीय। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनका फॉर्मूला डाला हुआ है इन्होंने। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर होता है क्षेत्रफल में वृद्धि, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे मूल क्षेत्रफल गुणा ताप वृद्धि। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। देखो, आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखो, आयतन है, आयतन किसका निकाला जाता है? 2D का या 3D का, मतलब 2 डायमेंशनल वाली आकृति का या 3 डायमेंशनल आकृति। तो आपको पता होगा आयतन में 3 डायमेंशनल कैलकुलेट होती है। कौन कौन सी? हाइट, लेंथ और ब्रेथ। ये 3 हाइट जो है डायमेंशंस कैलकुलेट होती है। तो जाहिर सी बात है तीनों में वृद्धि होगी, और जब तीनों में होगी तो हमारे पास कुल वॉल्यूम के अंदर क्या होगी? एक्सपेंशन होगा, अर्थात वृद्धि होगी। चलिए, तो देखो, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर इकाई वस्तु के इकाई आयतन में जो प्रसार होता है वही आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। इसको किससे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं हम गामा से, और जो गामा इज इक्वल टू होता है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हम वॉल्यूम को कैलकुलेशन में लेंगे, तो डेल्टा वी, यानी कि जितनी वॉल्यूम के अंदर क्या हुई? वृद्धि हुई, एक्सपेंशन हुआ, बटे में क्या? बटे में आ जाएगा वो, सॉरी, डेल्टा वी बटे वी गुणा डेल्टा टी, यानी कि जितना जो है टेम्परेचर में वृद्धि हुई। ठीक, बात समझ में आएगी। और हाँ, इन सब का मात्रक, कोई सा भी रेखीय प्रसार गुणांक, इन सब का मात्रक क्या रहने वाला है? डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखो, अब मेरी बात को थोड़ा समझना ध्यान से। देखो क्या होता है, हमने आपको रेखीय प्रसार गुणांक बताया, अल्फा बराबर क्या होता है? डेल्टा एल बटे एल गुणा डिग्री सेल्सियस, या कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ डेल्टा टी ले लेते हैं, डेल्टा टी। ठीक है, अब मुझे एक बात आप बताओ, देखो भाई, इस वाली लेंथ का, लंबाई में वृद्धि जो भी होगी उसका मात्रक मीटर ही रहने वाला है, इसका मात्रक भी मीटर ही रहेगा, इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस रहेगा। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस कोई सा भी प्रसार गुणांक हो, उसका मात्रक क्या रहने वाला? प्रति डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देख ले। तो इस वीडियो में यहीं तक अंत करते हैं, और अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटा भी दबा के रखें, यानी कि बेल ऑल नोटिफिकेशन पर लगा के रखें ताकि आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।